अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डाइक्रोमेट्स। तो डाइक्रोमेट्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, उसमें मैं आप लोगों से इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगी। पार्ट ए में इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगी इस लेक्चर का। उसके बाद जो है मैं इसके स्ट्रक्चर को आप लोगों से डिस्कस करूंगी और उसके बाद थर्ड नंबर पर मैं आप लोगों से इसकी प्रेपरेशन को डिस्कस करूंगी। तो ये तीन जो पार्ट्स हैं लेक्चर के, फर्स्ट थ्री पार्ट जो है मैं आप लोगों से पार्ट ए में डिस्कस करूंगी। और पार्ट बी में स्टूडेंट्स में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो इसकी यूजेस हैं, ये जो 4 और 5 पॉइंट है, ये प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से पार्ट बी में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। क्योंकि स्टूडेंट्स एक लेक्चर में सारे पॉइंट्स को कवर करना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह है, जैसे प्रेपरेशन को हम डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज़ वगैरह को, तो बहुत सारे रिएक्शंस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे भी। तो फिर ये होता है कि उनको रिएक्शंस को जस्ट सिर्फ लिखना नहीं होता, बल्कि उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाने के लिए भी जो है वो ज़रा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो है लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए और उनको अच्छे तरीके से, ताकि स्टूडेंट्स को समझाया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं। अब इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट ए की तरफ आते हैं। तो ये मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, पार्ट ए जो है ये हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर में। तो पार्ट ए में ये मैंने आपको बताया कि फर्स्ट थ्री पार्ट्स जो हैं पॉइंट्स मैंने आप जो है इंट्रोडक्शन फर्स्ट, और सेकंड स्ट्रक्चर, और थर्ड जो है वो प्रेपरेशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है? डाइक्रोमेट्स। तो डाइक्रोमेट्स का क्या मतलब है कि जिसमें दो क्रोमियम जो है वो मौजूद होंगे। डाइक्रोमेट वर्ड देख के यही लग रहा है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दे आर बेसिकली द सॉल्ट्स ऑफ डाइक्रोमिक एसिड। अब डाइक्रोमिक एसिड क्या है आपके पास? H2Cr2O7। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि एसिड क्या होता है स्टूडेंट्स। ये चीज़ सबसे पहले आप ये पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद ताकि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। तो एसिड क्या होता है स्टूडेंट्स? एसिड की पहचान होती है जो कि आपको क्या देता है? H पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है, H पॉजिटिव आयन देता है, या जिसको आप क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्पीशीज जो आपको प्रोटॉन दे रही होती है, आप उसको क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने क्या क्या कहा कि एसिड है आपका डाइक्रोमिक एसिड H2Cr2O7। तो ये आपका डाइक्रोमिक एसिड है। एसिड क्यों है? ये तो आपने देख लिया कि इसके अंदर जो है H पॉजिटिव, मतलब ये H दो हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है, मतलब 2 प्रोटॉन जो है वो इसमें मौजूद हैं H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। यहाँ से ये एसिड जो है वो ये प्रोटॉन निकलेगा तो ये एसिड होगा। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया। अब इसको डाइक्रोमिक एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर दो जो है वो क्रोमियम मौजूद है, Cr2 है, तो इसी वजह से हम इसको डाइक्रोमिक एसिड कहेंगे। क्रोमिक एसिड क्या होता था? HCrO4 होता था। ठीक है, लेकिन ये डाइक्रोमिक एसिड है तो इसमें क्या होगा? H2Cr2O7 होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। क्रोमेट्स, जैसे कि हमारा जो पार्ट था वो क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स था ना, तो फर्स्ट जो इसके लेक्चर्स थे उनमें मैंने आप लोगों से क्रोमेट्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन की थी, तो वो आपको क्लियर होगा यकीनन। अब डाइक्रोमेट्स की हम बात करें तो डाइक्रोमेट्स क्या है? दे आर द सॉर्ट्स ऑफ डाइक्रोमिक एसिड। तो H2Cr2O7 जो आपका डाइक्रोमिक एसिड है, इसी के सॉल्ट्स हैं। अब ये स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा देती हूँ, यहाँ पर दोबारा से मैं बता देती हूँ कि देखिए हमने कहा सॉल्ट्स, तो होता क्या है कि आपके पास जो एसिड है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ, सिंपल एसिड की ले लेती हूँ, HCl आपके पास ये एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स एसिड है क्यों? क्योंकि देखें ये H पॉजिटिव आपको देता है ना, H पॉजिटिव आयन यहाँ पर प्रोटॉन देता है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है? एसिड है। और अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, लेट्स सपोज सोडियम से रिप्लेस कर देते हैं, या पोटाशियम से, अल्कली मेटल जो है जैसे सोडियम Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, मतलब इनसे रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? इन्हीं का सॉल्ट मिल जाता है। मतलब ये क्या बन जाएगा? NaCl, और ये बनेगा KCl अगर हम पोटाशियम से रिप्लेस कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब आपने देखा कि जब आपने हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव प्रोटॉन को जब आप रिप्लेस कर देंगे सोडियम से या पोटाशियम से, तो ये इन्हीं एसिड, ये जो एसिड है उसी का सॉल्ट बन जाएगा। यानी कि अब ये क्या बन गया आपके पास? सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो आपने सिंपल ये देखा कि H पॉजिटिव को हटाया, जब आपने सोडियम आयन से या पोटाशियम आयन से रिप्लेस करेंगे तो उन्हीं का सॉल्ट बन जाएगा। आप इसे कहेंगे सॉल्ट ऑफ एन एसिड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है इट इज अ सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसी तरह आप यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास डाइक्रोमिक एसिड है H2Cr2O7। तो अब मैंने इसके सॉल्ट्स बनाने हैं, तो अब मैं क्या करूंगी कि H2 को रिप्लेस कर दूंगी, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगी, किससे? पोटाशियम से, या सोडियम से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स में यहाँ पर इसको पोटाशियम से रिप्लेस करती हूँ, तो K हमें भी कितने चाहिए
चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे ना, क्योंकि ये H2 है तो K2 हो जाएगा, इसकी जगह K2 हो जाएगा और बाकी सारी चीज सेम रहेगी। तो आप क्या इसका सॉल्ट क्या बन जाएगा, K2Cr2O7, या अगर आप लेट सपोज पोटाशियम के बजाय सोडियम से करते हैं रिप्लेस, तो आपके पास क्या बन जाएगा, Na2Cr2O7। इसको आप स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, पोटाशियम डाइक्रोमेट बोलेंगे, K2Cr2O7 इसको आप बोलेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट। और दूसरा ये क्या है, सोडियम से रिप्लेस किया तो आप इसको क्या बोलेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट, जो कि क्या है, ये दोनों क्या है, सॉल्ट्स हैं, ये इसके सॉल्ट्स होंगे, ठीक है, सॉल्ट ऑफ, ये क्या है, सॉल्ट्स हैं किसके, डाइक्रोमिक एसिड के। डाइक्रोमिक एसिड आपके पास था H2Cr2O7 और इसी का सॉल्ट जब हमने बनाया तो हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, H2 को रिप्लेस कर दिया किससे, K2 से और या Na2 से। तो ये इन्हीं के सॉल्ट्स बन गए, सॉल्ट्स ऑफ डाइक्रोमिक एसिड, जिनको हम क्या कह रहे हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट बोल रहे हैं और सोडियम डाइक्रोमेट बोल रहे हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात जो है, ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ आते हैं। सो दिस एसिड एग्जिस्ट ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। अब ये एसिड जो आपका डाइक्रोमिक एसिड है, ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद होता है। एक्वस सॉल्यूशन क्या मतलब है, एक्वस कहते हैं वाटर को, ठीक है, तो वाटर में जो है ये ज्यादा उस में एग्जिस्ट करता है। सो ड्यूरिंग एन आइसोलेशन, जब हम इसको आइसोलेट करते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं फ्रॉम सॉल्यूशन, दे डिकम्पोज इमीडिएटली इनटू क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो ये फौरन से ब्रेक होके डिकम्पोज होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड में। Cr2O3 को आप क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। एनहाइड्राइड किसे कहते हैं, जिसमें जो कि ड्राई फॉर्म में, जिसमें से वाटर को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, ड्राई फॉर्म में हो, तो ये क्रोमिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है एंड वाटर में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि हाउ एवर देयर सॉल्ट्स आर क्वाइट स्टेबल, और इनके जो सॉल्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, इनके सॉल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसी वजह से हम इनको एसिड के बजाय इनके सॉल्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो डाइक्रोमेट्स यानी कि सॉल्ट्स इनकी डाइक्रोमेट्स की फॉर्म में हम इनको यूज़ करते हैं। मैंने अभी आपने देखा कि हमने इसको कहा पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसी तरह से बोला हमने सोडियम डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट्स क्या है, बेसिकली दे आर द सॉल्ट्स ऑफ डाइक्रोमिक एसिड। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये जो मैंने आप लोगों से इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है वो आपको क्लियर हो गया है। अब मैं आती हूँ इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो क्रोमेट्स लिए तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया कि पोटाशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं या सोडियम डाइक्रोमेट। तो हम यहाँ पर पोटाशियम डाइक्रोमेट को लेट सपोज हम स्टार्ट लेते हैं, इसी को हम अंडरस्टैंड करते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं, ठीक है, और इसी के स्ट्रक्चर को हम फर्दर देखते हैं। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन जो है वो हम देख लेंगे पहले। तो अब आप देखें, पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेती हूँ, डाइक्रोमेट्स लेट सपोज मैंने लिया पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के से पहले आपने क्या करना है कि इसकी जो ये आपको पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये फॉर्मूला भी मैं खोल के लिख रही हूँ ताकि आप हर पॉइंट जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ जो है वो मेंशन कर रही हूँ। अब देखें यहाँ पर आपके पास जो है ये K2 है, यहाँ पर पोटाशियम जो है वो K2 है, 2 पोटाशियम लिए हुए हैं। तो एक पोटाशियम के ऊपर जो है वो आपको पता है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या होता है, +1। अब यहाँ पर 2 है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है, +2 आ जाएगा। और ऑटोमेटिकली ये जो क्रोमेट आइन है, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है ये क्या, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव। ये 2 पॉजिटिव हुआ, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव। मतलब ओवरऑल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब +2 -2 खत्म होकर 0 हो गया, ठीक है। मतलब इस तरह से आप इसको रेडी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो तो फिर आप डिटेल में फॉर्मूला पूरा लगा के आप फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट शॉर्टकट आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये आपके पास जो है वैसे सिंपल अगर हम बात करें तो पोटाशियम के ऊपर हमेशा ये बात याद रखनी है, पोटाशियम के ऊपर कभी भी आप +2 चार्ज नहीं डालेंगे, वो हमेशा क्या होता है +1, आप इस तरह से मेंशन करते हैं, +1 ही लाजमी डालेंगे। अगर मैं कह रही हूँ 2 पोटाशियम तो आप फिर मतलब K1 तो 2 पोटाशियम है ना, तो फिर दूसरे वाले पोटाशियम को +1 चार्ज, तो मतलब आप इस तरह से लिखेंगे कि 2 पोटाशियम जो है उनके ऊपर +1 चार्ज है, मतलब एक के ऊपर भी +1 और दूसरे के ऊपर +1, तो आपने 2 पोटाशियम जो है वो लिए हैं, मतलब इस तरह से बात हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब आपने इसको इस तरह से नहीं कंफ्यूज करना। अब K2 है और Cr2O7 है, तो ये क्रोमेट आयन है, ये डाइक्रोमेट है, सॉरी क्रोमेट नहीं डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 जो है क्रोमियम मौजूद है, तो इसी वजह से डाइक्रोमेट कह रहे हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव, ये डाइक्रोमेट जो है वो मौजूद है, तो हम पोटाशियम डाइक्रोमेट अब इसको बोल रहे हैं। अब ये जो डाइक्रोमेट आयन है स्टूडेंट्स, इसी के स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए इसमें 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन एटम्स जो है वो मौजूद है, और इसके ऊपर जो है वो 2 नेगेटिव चार्ज है। अब ये सारी बात मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। तो देखें कि ये स्ट्रक्चर है और इसमें आपके पास 2 क्रोमियम जो है वो मौजूद है, और ये किस तरह से कनेक्टेड है, Cr क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, और फिर क्रोमियम जो है वो मौजूद है, और इसके साथ 7 ऑक्सीजन कैसे आए हुए हैं। तो आप देखें कि 2 क्रोमियम थे और 7 ऑक्सीजन कैसे करेंगे कि 3 ऑक्सीजन इसके एक क्रोमियम के इस साइड पे और 3 ऑक्सीजन इस तरह से, और 1 ऑक्सीजन इसलिए बीच में जो है वो मौजूद है, ठीक है।
इस तरह से आपने इसका स्ट्रक्चर देखा। तो ये आपने देखा कि Cr कितने हैं, 2 है और 7 ऑक्सीजन है, Cr2O7 हो गया। अब 2 नेगेटिव यहाँ पर इसका क्या मतलब है, तो आप देखें स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि देखें यहाँ पर जो क्रोमियम है वो कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। क्रोमियम कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बना रहा है। यहाँ पर भी क्रोमियम कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6 बना रहा है, और यहाँ पर वो 6 ही बॉन्ड्स बना सकता है। तो आप यही चीज़ स्टूडेंट्स होप सो कि आपको नज़र भी आ रहा है। हाँ, आप देखें कि 6 ही बॉन्ड्स बना सकता है। कैसे, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट कर लें। यहाँ पर देखें ये पोटाशियम का क्या हो गया, मतलब यहाँ पर मैं सेपरेट करके देखें, दोबारा लिख देती हूँ। तो देखें मैंने कहा कि K2 है, Cr2O7। अब हम क्रोमियम का फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, -2 होता है। ठीक हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर, मतलब ये डायरेक्ट में स्टूडेंट्स शॉर्टकट तरीके से मैं फाइंड करके बता रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -14 हो गया। 7 ये -2 होता है, तो 7 2 14, तो -14 यहाँ पर लग गया। अब ये -14 है तो ऑटोमेटिकली बाकी सारा पार्ट जो है वो +14 होना चाहिए। कैसे, कि देखें यहाँ पर +1 होता है ना, ये +1 पोटाशियम के ऊपर +1, अब 2 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मैं इससे कर रही हूँ, तो ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हो गया। अब बाकी क्या बचा कि +14 होने के लिए +2 तो मौजूद है, तो +12 होगा। क्या होगा, +12 होगा ना। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रोमियम 2 है, तो एक क्रोमियम के ऊपर क्या होगा ऑक्सीडेशन, +12 को हाफ करें ना, मतलब 2 क्रोमियम के लिए +12 है, तो एक क्रोमियम के लिए क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। दूसरे क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक क्रोमियम जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, मतलब 6 बॉन्ड जो है वो बना सकता है, और इसी तरह दूसरा जो है वो भी 6 बॉन्ड्स बनाएगा लाजमी। अब देखें तो इसी तरह से यहाँ पर आपने देखा कि जो डाइक्रोमेट आयन है इसमें ये जो है क्रोमियम कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, 6 बना रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग जो है जब स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये सारी बातों को जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो ये जस्ट नहीं कि हम जस्ट स्ट्रक्चर बना के मैं आपको कह दूं कि ये जी स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये क्यों बना है, क्यों ये 6 बॉन्ड ही बना रहा है, 7 क्यों नहीं बना रहा, 6 5 क्यों नहीं बना रहा, 4 क्यों नहीं बना रहा, कोई और क्यों, कितने बॉन्ड्स और इसके अलावा 6 के अलावा क्यों नहीं बॉन्ड्स बना रहा। तो ये सारी चीज़ जो है वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने ये सारी बात जो है वो आपसे डिस्कस की है। अब आ गई आपकी बात साथ में ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि ऑक्सीजन आपको पता है कि किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। और जो है वो कितने मतलब 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है, मतलब उसकी कितनी की वैकेंसी होती है, 2 की वैकेंसी होती है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले सकता है, तो 2 जो है ये बॉन्ड्स जो है वो बना रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्सीजन जो है वो हमेशा 2 बॉन्ड्स जो है वो बना रहा होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि कार्बन टू ऑक्सीजन, जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन टू ऑक्सीजन जो है आपने देखा होगा डबल बॉन्ड है। इस तरह से बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे, या ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड जो है इस फॉर्म में आप देखते हैं। तो आप देखें यहाँ पर भी क्या है कि क्रोमियम को अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, फिर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिंगल बॉन्ड है। अब इसका क्या मतलब है ये भी अभी बात बताती हूँ। और यहाँ पर भी देखें कि डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी इसकी मतलब वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसने भी 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, इन सब ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है ये इसने इस ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, इस वाले ऑक्सीजन ने भी 1 बॉन्ड बनाया है। तो अब इसका मतलब क्या है कि बाकी 1 बॉन्ड कहाँ गया, तो वो स्टूडेंट्स फिर आप क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो 2 नेगेटिव चार्ज कैसे आया, तो एक नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर था और एक नेगेटिव चार्ज जो है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर था। ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स या एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक ही, इसका क्या मतलब होता है, एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आप डाल रहे हैं। ठीक है, तो जब नेगेटिव चार्ज डालेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज जो है ये और एक नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद है, तो ये फिर टोटल मिलके 2 नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो ओवरऑल आपने इस तरह से डाइक्रोमेट के ऊपर जो है वो आप लोगों ने 2 नेगेटिव चार्ज इस तरह से आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं इसको दोबारा से खोल के साइड पे बता देती हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो आपने क्रोमेट लिया, ठीक है, ये डाइक्रोमेट Cr, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है वो सिंगल है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर भी इस तरह से नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलके ये 2 नेगेटिव चार्जेस जो है वो आप लोगों ने इस तरह से यहाँ पर मेंशन करने हैं। ठीक है, तो होप्स कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है।
अब स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो गया डाइक्रोमेट आयन का। अब मैं बात कर रही हूँ पोटाशियम डाइक्रोमेट की। तो अब क्या होगा कि डाइक्रोमेट जो है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर बना लिया डाइक्रोमेट आयन का, तो इसके साथ जो है 2 पोटाशियम आयन्स भी आप लोगों ने लगा लेने हैं। और आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि वो कभी भी आप K2 के ऊपर +1 चार्ज, मतलब K2 के ऊपर +1 चार्ज डालेंगे तो आप उसको सेपरेटली 2 पोटाशियम आयन्स लेंगे, ठीक है। ये पार्ट जो है वो बिल्कुल साइड पे रख लें। साथ में आपने 2 पोटाशियम आयन्स लेने हैं, यानी कि 2K पॉजिटिव आयन्स, ये पोटाशियम हो गए, दो पोटाशियम आयन्स ले लिए, और ये क्रोमेट आयन, आप डाइक्रोमेट आयन जो है वो इस तरह से लिख लिया। तो ये पोटाशियम डाइक्रोमेट का इस तरह से आप लोगों ने स्ट्रक्चर जो है वो उसको आप जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप्स हो कि ये आपको पॉइंट जो है वो क्लियर है। अब हम आते हैं इसकी जो सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है प्रेपरेशन, उसकी तरफ आते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट जो कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से स्टार्ट में ये जो डिस्कस किया था लेक्चर के इसमें स्टार्ट में, कि मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों से इंट्रोडक्शन को, स्ट्रक्चर को और प्रेपरेशन को डिस्कस करूँगी। तो अब मैं जो इसका थर्ड पॉइंट प्रेपरेशन है उसको आप लोगों से जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट जो है वो प्रेपरेशन है। अब प्रेपरेशन को स्टार्ट करें तो स्टूडेंट्स हम 2 मेथड्स के थ्रू इसको प्रिपेयर करते हैं, यानी कि पोटाशियम डाइक्रोमेट को, ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट को। तो वो क्या है प्रेपरेशन, मतलब इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसको प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम पोटाशियम क्रोमेट। पोटाशियम क्रोमेट कहने का मतलब ये है कि आप क्रोमेट्स से डाइक्रोमेट्स जो है वो बनाते हैं, क्रोमेट्स से डाइक्रोमेट्स बनाते हैं। कैसे कि क्रोमेट्स के अंदर स्टूडेंट्स अगर हम एसिड को ऐड कर दें तो हमें डाइक्रोमेट्स मिल जाते हैं, और अगर डाइक्रोमेट्स से क्रोमेट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो है वो डाइक्रोमेट्स में अगर बेस डाल दें, यानी कि अल्कली डाल दें, तो तब जो है वो आप उससे मतलब रिएक्शन को रिवर्स भी करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक सिंपल से तरीका है, मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि यहाँ पर 2 मेथड्स के थ्रू हम जो है प्रिपेयर करते हैं डाइक्रोमेट्स को, एक फ्रॉम पोटाशियम क्रोमेट और दूसरा जो है फ्रॉम सोडियम क्रोमेट। कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि आप क्रोमेट्स से डाइक्रोमेट्स बना सकते हैं, क्रोमेट्स से डाइक्रोमेट्स बना रहे हैं कैसे कि जब आप उसमें एसिड को ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड करें? एसिड को। तो एसिड को जब आप ऐड करेंगे तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आप देख रहे हैं कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा, और जब आप एसिड को ऐड करेंगे तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और आपका जो है रिएक्शन लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड पे मूव करेगा रिएक्शन, और डाइक्रोमेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि डाइक्रोमेट्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप क्रोमेट्स लेना चाहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे कि डाइक्रोमेट्स में जो है आप अल्कली ऐड करेंगे, अल्कली यानी कि बेस। अब वो बेस क्या करेगी कि आपको OH नेगेटिव आयन देगी, तो वो क्या करेगी यहाँ से जो OH नेगेटिव है यहाँ से एसिड से क्या करेगी, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। बेस का काम हमेशा क्या होता है कि प्रोटॉन को लेना। जब ये यहाँ से प्रोटॉन ले लेगी तो ये जो है रिमूव कर लेगी, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वाटर जो है वो मिल जाएगा, और बाकी जो है वो रिएक्शन आपका किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि आपको क्रोमेट्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं सिंपल, मतलब अगर आपने क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है, डाइक्रोमेट से क्रोमेट जो है वो बनाने हैं, तो आप दोनों तरीके से जो है वो ये रिएक्शन को लेकर ले सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब ये आप देख रहे हैं कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों रिएक्शंस में आप इस तरह से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ये इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, जबकि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। यहाँ पर ये एक बात आप लोगों ने नोट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि देखें यहाँ पर KCr4 जो आपके पास पोटाशियम क्रोमेट है, इसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐड कर रहे हैं तो मैंने आपको कहा कि पोटाशियम डाइक्रोमेट मिलेगा। आप रिएक्शन को हम देख भी लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये तो बात होप्स हो कि आपको क्लियर होगी कि जब हमने क्रोमेट्स में एसिड को ऐड करेंगे तो डाइक्रोमेट्स मिल जाएंगे, और अगर आप लोगों ने डाइक्रोमेट्स से क्रोमेट्स बनाने हैं तो उसमें आप जो है वो अल्कली को ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखें कि हमें चाहिए K2Cr2O7, तो अब देखें यहाँ पर हमने पोटाशियम क्रोमेट लिया था जो कि क्या था, यहाँ से 2 अभी हटा दें, KCrO4 था, तो हमने क्या बनाना है K2Cr2O7, तो हमें इसी वजह से पीछे क्या लगाया, 2 लगाया, तो अब K2 हो गए और Cr क्रोमियम भी कितने हो गए, 2 हो गए, K2Cr2O7 होने चाहिए, तो यहाँ पर कितने 4 2 8 है, तो 8 है। अब यहाँ पर हमने 7 ले लें, तो एक 7 यहाँ पर ऑक्सीजन हमने 7 ले लिए, अब एक ऑक्सीजन बच गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ से H2 लेके और ऑक्सीजन वो वाला एक ऑक्सीजन लेके तो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों ने देखनी है स्टूडेंट्स,
सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना ये एक बात याद रखनी है कि K2 होता है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। K2CrO4 ये पोटाशियम क्रोमेट होता है, K2 होता है इसमें। अब देखिए यहाँ पर कितने पोटाशियम है, 4 है ना, तो 2 to the 4, तो 2 तो यहाँ पर हो गए, तो 2 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि K2SO4 की फॉर्म में आपको मिल रहे हैं, तो 2 पोटाशियम यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये 4 जो है वो बैलेंस्ड हो गए। अब क्रोमियम जो है वो 2 है, तो क्रोमियम जो है यहाँ पर भी 2 है, तो ये बैलेंस्ड है। अब आ जाइए यहाँ पर वाटर की तरफ, तो देखें H2 यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 to the 4, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसी वजह से आप साथ में 2 लगा देंगे, ठीक है। अब बाकी बचा आपके पास सल्फर है, सल्फर कितने हैं, 2 हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ सल्फर यहाँ पर मतलब आप देख रहे हैं कि रिएक्शन में इस साइड पे आपको मिल रहा है। बल्कि स्टूडेंट्स आप ऐसा कर रहे हैं कि आपको जो है इक्वेशन को और ज़्यादा इजी भी कर सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आप इसको 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लें, यहाँ से आप ये 2 हटा दें, ठीक है, यहाँ से वाटर का भी आप 2 हटा दें, तो इस तरह से इक्वेशन को आप और इजी कर सकते हैं, ठीक है। देखें कैसे इक्वेशन आपकी मतलब बैलेंस्ड है, मतलब इस 2 को यहाँ से भी हटा दें, इस 2 को यहाँ से भी हटा दें, तो आप देखें पोटाशियम जो है वो आपके पास, मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ, पोटाशियम कितने हैं, 2 हैं, 2 मोल्स 2K2CrO4 है, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्रोमेट्स हैं आपके पास, तो यहाँ पर 4 पोटाशियम मौजूद हैं, तो K2 हो गए, यहाँ पर भी K2 है, तो ये 4 बराबर हैं, ठीक है, पोटाशियम आपके पास बैलेंस्ड हो गए। अब आते हैं क्रोमियम की तरफ, तो क्रोमियम कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो क्रोमियम यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हैं, तो ये बैलेंस्ड हो गए। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की तरफ, तो सल्फर पहले है, सल्फर को कर लें, यहाँ पर सल्फर 1 है, तो यहाँ पर भी सल्फर 1 है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अब आपके पास बच गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो पहले हाइड्रोजन को कोशिश क्या करें कि बैलेंस करें, और उसके बाद ऑक्सीजन को, तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन H2O में देखें तो 2 हाइड्रोजन है, H2 मौजूद है, तो ये भी बैलेंस्ड हो गए। अब रह गया अब आपके पास सिंपल ऑक्सीजन, तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, तो देखें 4 2 are 8, यहाँ पर ऑक्सीजन 8 है और यहाँ पर 4 है, तो 9 10 11 और 12 ऑक्सीजन मौजूद हैं, तो यहाँ पर देखें तो 7 ये ऑक्सीजन है, 8 ये एक ऑक्सीजन हो गया, तो 8 हो गए, और 9 10 और 11 और 12 ये 4 बराबर हैं, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन जो है वो आपकी फुली बैलेंस्ड है। इसीलिए यहाँ पर स्टार्ट में मैंने 2 मोल्स लिए थे, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से आप जो है रिमूव कर दें, कैंसिल कर दें, ठीक है, आपको आपकी इक्वेशन वैसे ही बैलेंस्ड हो रही है, ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने इक्वेशन जो है वो देख ली। इस फर्स्ट इक्वेशन यानी कि हमने देखा कि पोटाशियम क्रोमेट से हम जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड जो है मेथड है कि फ्रॉम सोडियम डाइक्रोमेट, अब सोडियम क्रोमेट के बजाय यहाँ पर आप लिख लें सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, फ्रॉम सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट से भी आप जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब ये सेकंड मेथड जो है ये क्या है कि डाइक्रोमेट को डाइक्रोमेट से ही बनाना है, लेकिन सोडियम डाइक्रोमेट से आप पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर Na2Cr2O7 लिया, यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट लिया, जब हमने इसको रिएक्ट करवाया पोटाशियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया, तो हमें जो है वो K2Cr2O7 मिलेगा पोटाशियम डाइक्रोमेट, और साथ में 2 NaCl मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड मिलेंगे। होता क्या है स्टूडेंट्स कि इसमें सिर्फ ये आपका जो पोटाशियम आयन है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, सोडियम आयन से, ठीक है, यहाँ पर बस जस्ट ये डिफरेंस आया है। तो देखें यहाँ पर क्या होगा कि K2 यहाँ पर चले जाएंगे और 2 Na यहाँ से निकल के 2 NaCl बना देंगे, मतलब ये यहाँ से इसके पास चले जाएंगे, ठीक है, तो ये इस तरफ जा रहे हैं, पोटाशियम इधर जा रहे हैं, तो K2Cr2O7 बन जाएगा, और यहाँ से 2 सोडियम निकलेंगे, तो वो Cl के साथ रिएक्ट करके 2 NaCl बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है वो आप लोग देख रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने जो अपने लेक्चर के जो स्टार्ट में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था 3 पॉइंट्स के इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड प्रेपरेशन को आपसे डिस्कस करूंगी, तो ये मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर किए हैं आपके। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया, और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसका स्टूडेंट्स जो सेकेंड पार्ट है, पार्ट बी में मैं आप लोगों से जो है ये प्रॉपर्टीज़ जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइक्रोमेट्स वो आप लोगों से डिस्कस करूंगी, और उसी की फर्दर यूजेस को आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।